जी, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मीजोमेरिक से लिंक्ड है। और उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये टॉपिक हमने देखना है। तो हम ऑलरेडी मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में तो आपको पता है डिटेल से बात कर चुके हैं। और आज हमारा ऑफिशियली थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। तो प्लस एम इफेक्ट की पहले अगर हम बात करें, प्लस एम इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मुराद यही होता है कि किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कसरत कितनी है, उसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। अब प्लस एम मैंने आपको बताया था, ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अब हमने देखना होता है कि हमारे पास तीन पोजीशंस होती हैं, याद रखें। ये बेंजीन है, अगर इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है लेट एक्स, तो ये फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से ये पोजीशन आर्थो होती है, ये पोजीशन मेटा होती है, और ये पोजीशन जो होती है ये पैरा होती है। ये आपको पता होंगी ये बातें। अब ये जो एक्स ग्रुप है, ये अगर प्लस एम इफेक्ट शो करवा रहा है, प्लस एम से मुराद होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा। तो अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पर ज्यादा आती है, आया वो आर्थो पे आती है, मेटा पे आती है, या पैरा पे आती है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको ओपन करके बना ले ऐसे। और यहाँ पे हमने एक प्लस एम वाला ग्रुप लगा दिया है ओ एच। अब ओ एच क्या काम करता है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसे लोन पेयर देगा। और आपका जो, आपको पता है ये जो बाड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा आर्थो पोजीशन पे। ठीक है, आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई हुई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने की, आप वो यूज करके भी इसके स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ओ एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अब तीन बाड बना लिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ऑक्सीजन दो बाड बनाता है यूजुअली। अब इसने एक लोन पेयर यूटिलाइज किया, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसी तरह आप फर्दर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके देखेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से बनाकर आपको दिखाता हूँ, चूंकि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने आते हैं क्योंकि कल हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। अब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद आप ड्रा करेंगे तो ये चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि आर्थो पोजीशन है। इसके बाद आप ड्रा करेंगे तो आपका ये पहले वाला स्ट्रक्चर ही रिपीट हो जाएगा। अब सर कहने का मकसद क्या है, आपने बात को गौर से समझना है कि जब प्लस एम वाला ग्रुप लगा हुआ है तो जो चार्ज आता है सर वो आर्थो पे आता है, आर्थो पोजीशन पे आता है नेगेटिव चार्ज, और पैरा पे आता है, पैरा पे आता है। तो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है आर्थो और पैरा पे। तो इट मींस के बेंजीन रिंग जो होगी वो एक्टिवेट हो रही है किस पोजीशन पे, आर्थो पे और पैरा पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन लवर कौन से होते हैं जी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो देंगे ना, इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो अब इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आके अटैक कर सकते हैं बेटा, आर्थो और पैरा पे। पैरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कसरत पे मौजूद है। अगर आप मेटा की बात करें तो मेटा पे रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो आपने एक बात याद रख लेनी है, जब भी प्लस एम वाले ग्रुप लगे होंगे तो आर्थो पैरा होंगे वो, और वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट से मुराद होता है कि वो रिंग को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, वो रिंग को क्या करवाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ठीक है, अल, अली अपना माइक ऑफ करें वरना मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। आपका डेली माइक ऑन होता है। तो ये बात हम कर रहे थे, आर्थो और
पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये। अगर आप -m वाले ग्रुप की बात करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि जो M+m वाला ग्रुप होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है। अब -m की अगर हम बात करें तो -m में आपके पास लाइक नाइट्रो ग्रुप है, इसके भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे फिर ही आपको इस बात की समझ आती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे ज्यादा हो रही है कहाँ पे कम हो रही है। देखें जरा, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहला अगर हम ड्रा करें तो वो हमारे पास इस तरह से आता है, और यहाँ आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं ऊपर वाले सिस्टम को कुछ वक्त के लिए इग्नोर कर दूं तो एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूं और बताऊं आपको, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इट मींस कि जब -m वाले ग्रुप होते हैं, -m वाले ग्रुप कौन से होते हैं सर, जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ले लेते हैं, वो -m वाले ग्रुप होते हैं। अब जो ये ग्रुप्स हैं आप देखें, जब -m वाले ग्रुप लगते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, आर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है। तो इट मींस कि सर जब -m वाले ग्रुप होते हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो आर्थो और पैरा पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे हो सकता है, सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है जो कि मेटा पोजीशन है। तो -m जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक हो गया? तो ये बात आपने याद रख लेनी है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट से बता दिया है। अब आपसे क्वेश्चन करते हैं तो मजीद आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। लाइक अब आपने ना बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है। आपके पास है पहला ये स्ट्रक्चर NO2, दूसरा है आपके पास सायानाइड, फिर आ जाता है OH। आप लोग बताएं जरा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है ज्यादा। याद रखें मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से स्ट्रांग होता है। ए बता रहे हैं जी, और कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सर हाँ सर जी, जो सी है उसमें आर दो और पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बाकी ए ज्यादा। और बी में मेटा पे बढ़ेगी। सही है, अभी देख लेते हैं। देखिए आपने चेक पता है कैसे करना है, पहले तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, जल्दी से बता दे। -m है +m है? माइनस सर ये एम मेटा माइनस डायरेक्ट। एम, -m है। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। माइनस एम, ये कौन सा माइनस एम। ग्रुप है, सर ये प्लस एम। +m। और आपको मैंने बात बताई ये +m जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। समझ आ गई बात की? तो किसमें यस सर, सबसे सी ज्यादा है, ऑप्शन। सी ऑप्शन। उसके बाद अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो आपको माइंड में लाएं कोई रूल यहाँ पे नजर आता है, ए और बी में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा जी। बता दें। बी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना नाइट्रोजन जो होता है वो डोनेट नहीं करता, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनेट करने की कोशिश करते हैं। और नाइट्रोजन तो फर्दर 2 ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो समझ आ गई बात की, सी, बी और ए। इसके बाद ये बेटा ऑटोफाइल कौन है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो ये रीजन है आपको नहीं आइडिया हो रहा। आप ने अगर सेशन ज्वाइन करना हो तो ये नंबर है, इस पे आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको प्रीवियस लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो उसमें ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सर, ये है हमारे पास फ्लोरीन, ये है हमारे पास क्लोरीन, और ये है हमारे पास
ब्रोमीन। जी सर, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? ब्रोमीन। ब्रोमीन। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि हेलोजेंस जो होते हैं ये दो इफेक्ट शो करवाते हैं, -IB और +MB। यानी ये डोनेट भी करते हैं और ये विड्रॉ भी करते हैं। तो याद रख लें, इनके केस में एक्सेप्शन ये है कि इनका इंडक्टिव इफेक्ट हम कंसीडर करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कंसीडर करते। तो अब बता दें जरा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है? A, B और C। अब आसान कर दिए काम। ए कैसे कर रहा है? ए तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन है। सी ब्रोमीन ही होगा। ऑप्शन होगा। डाउन द ग्रुप आएंगे तो सी। हाँ जी, ब्रोमीन आएगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा वो रिंग से। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास है जी एक ग्रुप ए, दूसरा है हमारे पास ये ग्रुप, और तीसरा है हमारे पास ये। हाँ जी, इसमें बता दें A, B और C। इसमें बी ग्रुप। सर इसमें जो ए होगा वो आर दो पैरा डायरेक्टली, ये बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रॉन बताया डेंसिटी ज्यादा आपने, कर। बिल्कुल सही बात है आपकी। ए जो ग्रुप होगा, आपने बेटा चेक करना होता है, तुक्के नहीं लगाने। पहले चेक करें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे कौन सा +M है, यहाँ पे कौन सा -M है, यहाँ पे सर, यहाँ पे सर +M भी है और -I भी है, लेकिन आपने कौन सा लेना है? आपने -I लेना है। तो अब ए जो होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है। अब थोड़ी सी बात हम एसिडिक स्ट्रेंथ की भी कर लें, अगर आप इजाजत दें तो। लाइक पहला है हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जी। मैं ना हाइड्रोजन सबके रिमूव करके आपको बता रहा हूं ताकि ना आपके लिए आसानी हो। आप लोगों ने बताना है इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन है। हाँ जी, A, B और C, कौन अच्छा एसिड है इसमें? सर इसमें सी होगा सर। सी होगा। और कोई? सी बता रहे हैं यार आप लोग तो। मैं तो हैरान हूँ, आपने 2 लेक्चर लिए और आपको ये बातें समझ आने लग गई हैं। बड़ी हैरानगी वाली बात है ये तो। सी ऑप्शन है बेटा। तो सी ऑप्शन कैसे है यहाँ पे? आपको पता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या मुराद होती है? कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो रिंग से। स्टेबल कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। यहाँ पे कोई ग्रुप है? कोई ग्रुप नहीं है सर। यहाँ पे सर डोनेटिंग ग्रुप है +I। ये तो दे रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजीद बढ़ा रहा है इसके ऊपर। तो ये तो डीस्टेबल कर रहा है ना, इसको अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे सर, यहाँ पे आपका -I लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो यही रीजन है कि ये जो है इसको स्टेबल कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं मजीद एग्जाम्पल के। लाइक ये है हमारे पास एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड है हमारे पास। आपको तरीकेकार मैंने बताया हुआ है कि पहले हाइड्रोजन रिमूव करें, कॉन्जुगेट बेस बनाएं, और देखें कौन कॉन्जुगेट बेस ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो वही एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। इन तीनों में से बता दें जरा।
जी, ए बी और सी? सी। सर बी होगा सर। बी। बी सर। बी बिल्कुल ठीक है। आप लोग माशाल्लाह से अच्छी लर्निंग कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है आप को देख के। बी ऑप्शन ठीक है, क्यों ठीक है? इसमें डोनेशन सर भी जो और ये रख नाइट्रो सकते हैं सर। माइनस कूलर एम में यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रखते हैं इसके। माइनस एम से मुराद समझते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। अच्छा जी। सर इस अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी कोई चीज़ एक ऐड करूँ सर, हाँ ये जी। कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो रही है सर, कि इसमें सर एक ये ट्रिक लग सकता है कि अगर रिंग के साथ जो डायरेक्ट एक एटम अटैच है, अगर उससे फर्दर जो एटम अटैच है अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर वो वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि मेटा पे उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर सकती ये वैसे थोड़ी सी है। टफ अदरवाइज होगी। बाकी जो है मैंने आपको सिंपल बात बताई हुई है कि अगर ये जो एटम लगा हुआ है रिंग के साथ, नाइट्रोजन है, अगर ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम के साथ लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा। अगर ये अपने से लेस के साथ लगा हुआ है तो ये डोनेटिंग होगा। बस इतनी सी बात है। समझ आ रही बात की? तो मतलब इतने लंबे चक्रों में नहीं पड़ना। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग से मुराद और डोनेटिंग से मुराद यही है जो मैंने अभी आपको एक लाइन में बात कर दी है कि ये ग्रुप अगर हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव के साथ लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। अगर ये ग्रुप किसी लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम के साथ लगा हुआ है तो वो डोनेटिंग होगा। ठीक हो गया? जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। अब मुझे लगता है हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ मूव करना चाहिए और हमारा काम अभी काफी है। अब फोर्थ जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस का तो आपको पता है ना कि सर अल्टरनेशन होती है, ठीक है। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं अल्फा कार्बन क्या होता है सर। सर अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है सिस्टम के साथ। अब सर सिस्टम क्या हो सकता है? सिस्टम आपका कार्बोकेटाइन हो सकता है सर। अब ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है सिस्टम से। कार्बोकेटाइन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है सर आपका सिस्टम। सर आपका सिस्टम रेडिकल हो सकता है। तो ये सिस्टम है, इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। वो क्या होंगे सर? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और एक मजे की बात बता दूं, अल्फा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमेशा sp3 होगी। और बताएं, अब इससे बेहतरीन बात आपको नहीं मिलेगी। sp3 जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा। आप ये जो कहीं डबल बॉन्डेड कार्बन को अल्फा समझ लें जो कि sp2 होता है तो गलत हो जाएगी। तो डबल बॉन्डेड के साथ जो लगा हुआ कार्बन होगा वो अल्फा होगा, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो इतनी आसान बात मैंने आपको बता दी। अभी आपको समझा देता हूँ तीनों सिस्टम्स लेकर। पहले हम कार्बोकेटाइन देख लेते हैं। सर ये कार्बोकेटाइन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा CH2 की? कोई बता सकता है क्या हाइब्रिडाइजेशन है CH2 की? सर इसमें ट्राई एंगुलर प्लेनर होगी, CH2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सर sp sp2। sp2 होगी। ठीक हो गया। अब देखें जरा, ये दोनों की sp2 है तो इट मींस ये अल्फा कार्बन है। sp3 जो लगा हुआ है सिस्टम के साथ डायरेक्टली। सर यहाँ रेडिकल है तो इट मींस ये अल्फा कार्बन है। सर यहाँ पे sp2 है तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इट मींस ये सिस्टम था आपका कार्बोकेटाइन था, और ये जो लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन है। जी, हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम के साथ लगा होगा कार्बन वो आपका क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। अब मैं आपसे एग्जांपल्स पूछता हूं, आपने बताना है कि इनमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने बताना है। लाइक ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। जी बेटा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? हाँ जी, जल्दी से बता दें। सर नंबर ऑफ 6 हैं सर इसमें। 6 है, 8 नहीं है? और कोई? 8 हैं सर। 8 नहीं सर दोनों साइड 8 पर हैं। है।
बिल्कुल सही बताया, 8 वाला कौन है? नहीं सर, गलत हो गया। 6 है। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, ये जो अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए होते हैं ना, वही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, क्योंकि ये 2 अल्फा कार्बन है। ये सिस्टम है। ठीक हो गया। अब लाइक एक और एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी पूछूं? चले, ये एग्जांपल पूछते हैं, आपकी जहानत को जज करते हैं हम। हम्म, ये और हाँ जी बेटा, ये इसमें बता दे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सर इसमें अल्फा कार्बन है 2, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं। अच्छा, एक भी नहीं। और कोई? 9। बेटा ये आपका है सिस्टम, इसके साथ लगा है ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ फर्दर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और इनके साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ हाइड्रोजन लगे होने चाहिए थे। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको अल्फा कार्बन और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल गया है। अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है वो किस किस सिस्टम में हो सकती है। तो सर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 सिस्टम में हो सकती है। नंबर 1, कार्बोकेटाइन में हो सकती है। कार्बो कैटाइन में हो सकती है सर। नंबर 2 आपके पास वो फ्री रेडिकल में हो सकती है। नंबर 3 आपके पास वो अल्कीन में हो सकती है। तो इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको फर्दर समझ आ जाएगी। देखिए, पहली एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसके हमने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। बेटा अब इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है, और इसके साथ जो लगा हुआ कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपको एक बात बताई हुई है, जनरल रूल है कि इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करते हैं सर, ऐसा ही है। तो ये कार्बन है, इसके साथ आपने 3 हाइड्रोजन बना दिए। अब बात को ना अच्छे से समझ लेना है आपने, ये CH2 पॉजिटिव वैसे का वैसा है सर। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है ज्यादा, यहाँ पे कमी है इलेक्ट्रॉन की दूसरे कार्बन के पास। तो ये जो बाड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस कार्बन को। कैसे देगा सर? ये ऐसे डबल बाड बनाएगा यहाँ पे। ये मोमेंट्री होता है, विद इन सेकंड, सेकंड से भी कम वक्फे में होता है ये काम। और यहाँ पे ये सर, और ये अपना बाण दे के आजाद हो गया, ये खुद आजाद हो गया, और पीछे ये 2 हाइड्रोजन रह गए सर। अब देखें आप जरा, इनमें ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई है, अब उसने अपना बाण ही छोड़ दिया है। अब दूसरा हाइड्रोजन ऐसे करेगा, फिर तीसरा करेगा, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर? जी, 3. 3 बनेंगे एग्जैक्टली exactly। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, ये बात याद रख लें। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही सिस्टम में स्टेबिलिटी होगी। समझ आई बात की? जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना ही सिस्टम स्टेबल। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। पहली एग्जांपल है हमारे पास CH3 पॉजिटिव, और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास CH3 पॉजिटिव, CH3, और तीसरी एग्जांपल है हमारे पास ये। बता दें इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? C वाला. सर सी। सी वाला, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक हो गया जी। इसी तरह फ्री रेडिकल में भी होता है, वो आप खुद से कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं इसको? आपने रेजोनेंस का तो पता है ना आपको?
रेजोनेंस में बेटा याद रखना है कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे सिस्टम में शिफ्ट हो रहे होते हैं, लेकिन यहां पर हर बांड अपने इलेक्ट्रॉन देता है। रेजोनेंस में ऐसा सिस्टम होता है, मैं आपको बता दूं। ऐसे ये बांड है, शिफ्ट हो रहा है, ये इधर एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, लेकिन बांड कोई भी चेंज नहीं होता रेजोनेंस में, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेंज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये बांड अपना छोड़ देगा, फिर ये दूसरा छोड़ेगा, फिर तीसरा छोड़ेगा। तो सर इसमें बांड ही अलग हो जाता है, कोई भी बांड रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता। तो इसीलिए इसको नो बांड रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। इसके बाद एक और आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो इंतहाई समझदार स्टूडेंट्स होंगे वो जरूर इसको आंसर करेंगे। ये है ऑप्शन ए। फिर आ जाता है ऑप्शन बी, को हम कलर चेंज कर लेते हैं। बेटा आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आपसे मैं नंबर शेयर करता हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेशन भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है फी की वो है 31 मई, और फीस कोई ज़्यादा नहीं है। अमूमन फीस जो आप देखते होंगे 8-10 हज़ार, यहाँ पे फीस वो नहीं है और हमेशा से ही कम रहती है। फीस इसकी जस्ट 2500 है, और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आ रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2500 फीस है 70 दिनों की, 1-2 दिन की नहीं है, 70 डेज की। अच्छा, ये सवाल है हमारा, देखें इसमें आपने बताना है इंशाल्लाह, जहां तक मेरी आप कहते हैं अपनी एफर्ट जो है मैं पुट करूंगा कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो 70 डेज में। कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल है जी बेटा, ए बी और सी? अभी सर ऑर्गेनिक का सी आज या मेरे कल ख्याल। में एक चैप्टर हो जाएगा, बाकी भी इंशाल्लाह हम बाकी चैप्टर आसान है, लेंथी नहीं है, ए कह रहे हैं। सर सी सी मेरे ख्याल से स्टेबल होगा, क्योंकि अच्छा, इसमें स्टोरिक इंटरेस्ट वगैरह सर हर चीज। सी स्टेबल है शायद। ई स्टेबल है। अच्छा सुन ले, याद रखें इन सब में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जब ऐसा केस आ जाए ना, बिल्कुल इंशाल्लाह स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करवा देंगे, बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे, उसके साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करा देंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक के एंड होने के बाद यहाँ पे सब में 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो लाजमी करवानी, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, टाइट्रेशंस, वो सारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारी बातें हमने करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री, सर फिजिकल का इशू है सर, फिजिकल फिजिकल भी बहुत। करवानी है, बिल्कुल करवानी, क्यों नहीं करवानी। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, और ये सारी चीजें हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब में 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जब ऐसी सिचुएशन हो, आपको पता है ना सीज और ट्रांस पे कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस होता है। सीज और ट्रांस में तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन सर ट्रांस और इस तरह का जब स्ट्रक्चर आ जाए कि एक ही कार्बन के ऊपर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। सिंगल कार्बन के ऊपर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे दूर है अल्फा हाइड्रोजन एक के ऊपर 3 है, तो ये जो होता है सिंगल कार्बन के ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन अगर हो ज्यादा, तो वो मोर स्टेबल होता है, याद रखें। स्टीरिक हिंड्रेंस ऐसे नहीं आप जज करते, ये एक दूसरे अब प्लेन में जाके स्टीरिक हिंड्रेंस को देख रहे होते हैं, जब उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना आप, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, तब आपको पता चलता है स्टीरिक हिंड्रेंस का कि बाण जो है इक्विटोरियल पे है या एक्सियल पे है। ऐसे आप जज नहीं कर पाते स्टीरिक हिंड्रेंस को, ठीक है? तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता, याद रख लें। स्टीरिक हिंड्रेंस ऐसे होना था, अगर ये होते ना सीज, तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करते। ये नीचे है वो ऊपर है, तो उसका हमें देखना पड़ेगा इक्विटोरियल और एक्सियल का चक्कर तो नहीं है कहीं पे, ठीक है?
इंट्रोडक्शन मैंने काफ़ी दफ़ा करवा दिया वैसे तो। चलें, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और वर्किंग एज ए रिसर्च असिस्टेंट एंड 3.5 साल से पीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ, एमफिल केमिस्ट्री। और 600-700 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो मुझसे पढ़ चुके हैं और तकरीबन 5-6 बंदे जो हैं वो लेक्चरार लग चुके हैं और अभी जो फीमेल हैं उनका रिजल्ट्स आने वाला है, उनका जो रिजल्ट है वो आने वाला है और 5-6 बंदे पहले के लग चुके हैं लेक्चरार। 3.5 साल का अरसा हो गया केमिस्ट्री की तैयारी करवाते हुए। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट अभी भी जिन्होंने 3-3 4-4 सेशन लिए हुए हैं वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। मेजर सब्जेक्ट मेरा मैं रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और मेजर सब्जेक्ट जो है मेरा वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास, इसको समझ लिया। अब जो बात है वो इसकी आप मुझे बता दें जरा। बेटा, एमफिल करने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास नॉलेज जो होता है वो लर्निंग से आता है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग से आता है नॉलेज। एमफिल या पीएचडी करने के बाद तो नॉलेज का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो उनके पास एक टॉपिक के मुतालिक नॉलेज रह जाता है। तो इसको ऐसे कभी भी जज ना कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया है क्वालिफिकेशन। मैं आपसे एक बहुत पते की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को आप देखिएगा, रिसर्च में माहिर होते हैं लेकिन पढ़ाने में वो बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ही खस्ता हाल में होते हैं पढ़ाने के सिलसिले में। एक्चुअल में उनका कसूर भी नहीं है, वो रिसर्च में इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए एक रीजन है, फैक्ट है ये। और बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि अच्छे रिसर्चर जो होते हैं वो अच्छे टीचर भी हैं, बहुत ही कम होता है ये ऐसा। और ये आप देख लीजिएगा। मैं फिल वक्त तो लाहौर में हूँ। अच्छा जी, यहाँ इसमें बता दें इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है जी, ए और बी? यहाँ पता चले। डी है ड्यूटेरियम। सर बी। नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ड्यूटेरियम है। और यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बी। यहाँ पे ना इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है और इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से पता क्या होता है, ट्रीटियम सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देता है, फिर ड्यूट्रियम और फिर आपके पास हाइड्रोजन। तो इट मींस बी जो होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं आपने कर जानी, ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है इनका। ये बात हमने इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है जी। तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें, फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपको नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जो लिंक से आपने ज्वाइन किया था उसी से। इंडक्टिव इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, तो ये कैसे जो है ट्रिटियम तो इसमें इनका जो है आपके इंडक्टिव इफेक्ट? पास, जो ट्रीटियम के पास है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं सर। सर वो तो मास नंबर डिफरेंट नहीं होता? इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एक, प्रोटॉन। आप दोबारा से ज्वाइन करें, मैं आपको बताता हूँ। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, एंड होने वाली है। जी ठीक है।